जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड के बारे में। हमने लास्ट वीडियो तक इसके कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे जो हमने फर्स्ट यूनिट की सीरीज चलाई हुई है। इसमें टॉपिक थे वेव मोशन, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन थे। इनके एग्जाम्पल हमने देखे थे। साउंड एंड लाइट वेव को हमने यहाँ पर देख लिया था और सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में। लास्ट वीडियो में जहाँ हमने टॉपिक को स्टॉप किया था वो था समांतर क्रम संयोजन से पहले जो आने वाला टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन। स्प्रिंग का श्रेणी क्रम संयोजन जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है वो लास्ट वीडियो को जाकर के देखिएगा। वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं समांतर क्रम संयोजन से, जिसको इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। समांतर क्रम में जुड़ी हुई दो स्प्रिंग से m द्रव्यमान का एक पिंड लटका हुआ दिखाया गया है। आप ये फिगर देख सकते हैं, इसमें दो स्प्रिंग लगाए गए हैं और इसमें m द्रव्यमान का एक पिंड लटका हुआ दिखाया गया है। यदि पिंड को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित कर दिया जाए, यहां पर यह साधारण रूप से लटका हुआ है। अब हमने इसको क्या किया, इसको पकड़ा और नीचे खींच करके छोड़ दिया गया। यही कहा गया है कि यदि पिंड को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित कर छोड़ दिया जाए तो वह ऊपर नीचे दोलन करने लगता है। तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ पर स्प्रिंग लगे हुए हैं तो ये कभी ऊपर और कभी नीचे इस स्थिति से ऊपर नीचे दोलन करने लगता है। तो हमने आगे के लिए जो डेरिवेशन किया है उसमें क्या है कि माना किसी क्षण पिंड साम्य स्थिति से x दूरी नीचे की ओर विस्थापित होता है। यानी कि किसी क्षण का मतलब यह है कि किसी समय पर, किसी पॉइंट पर हमने यह देखा कि ये जो m द्रव्यमान का कण है ये x दूरी पर विस्थापित होता है नीचे की तरफ। तो दोनों स्प्रिंग समांतर में हैं, इसलिए दोनों का विस्थापन भी समान होगा। यानी कि अगर दोनों स्प्रिंग समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं एक m द्रव्यमान के मास से, जब हम उसको डिस्प्लेस करेंगे x दूरी तक, तो इन दोनों स्प्रिंग में होने वाला विस्थापन क्या होगा, बराबर होगा, एक समान होगा। तो दोनों स्प्रिंग पिंड पर ऊपर की ओर प्रत्यानयन बल लगाती है। यानी कि जो दोनों स्प्रिंग है, अगर इस m द्रव्यमान में हम नीचे की तरफ x डिस्टेंस तक विस्थापन करते हैं तो इन दोनों स्प्रिंग के द्वारा लगने वाला प्रत्यानयन बल इस विस्थापन की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हमने क्या किया, इसको विस्थापित किया था नीचे की डायरेक्शन में, और जो यहाँ पर स्प्रिंग प्रत्यानयन बल लगाएंगे वो लगाएंगे इसके ऊपर की डायरेक्शन में। यानी कि जो प्रत्यानयन बल की दिशा होती है वो हमेशा विस्थापन की दिशा के अपोजिट होती है, उल्टी होती है। ये हम पढ़ चुके थे। अतः जो F1 यानी कि स्प्रिंग फर्स्ट के द्वारा लगाया गया प्रत्यानयन बल होगा वो होगा -k1x, तथा स्प्रिंग 2 के द्वारा लगाया गया प्रत्यानयन बल होगा -k2x। यदि परिणामी प्रत्यानयन बल F हो तो F बराबर F1 प्लस F2 होता है। तो परिणामी प्रत्यानयन बल F इक्वल टू होता है F1 प्लस F2। तो यहां पर हम F1 की वैल्यू -k1x और F2 की वैल्यू -k2x रखेंगे। इन दोनों के वैल्यू पुट करने पर हमें जो मिलता है, माइनस कॉमन लेने पर x1 k1 प्लस k2 यहां पर आ जाएगा और x इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन हमने क्या क्या लिया, माइनस कॉमन लिया और x कॉमन लिया है। तो अंदर बचेगा क्या, k1 प्लस k2 बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया। अब यदि निकाय का प्रभावी स्प्रिंग नियतांक अगर हम k मान लें तो प्रत्यानयन बल क्या होगा, F इक्वल टू -kx हो जाएगा। यानी कि टोटल अगर स्प्रिंग का जो नियतांक है वो कितना है, k है, तो F इक्वल टू -kx होगा। तो प्रभावी स्प्रिंग नियतांक k इक्वल टू k1 प्लस k2 में जब हम इसकी वैल्यू को रखेंगे तो क्या होगा, जो आवर्तकाल है यानी कि इन दोनों स्प्रिंग से जो m द्रव्यमान का कण या पिंड लटका हुआ है उसका जो आवर्तकाल होगा वो कितना होगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट में m अपॉन k। अब यहां पर देखिएगा हमने जो वैल्यू निकाली थी प्रभावी स्प्रिंग नियतांक की वो हम इस k की जगह पर रख देंगे तो हमें जो मिलेगा t इक्वल टू 2 पाई रूट में m अपॉन k1 प्लस k2। ये हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है। और ये फॉर्मूला किस चीज का है, यदि दो स्प्रिंग से एक m द्रव्यमान का
कोई पिंड लटका हुआ है और वे दोनों स्प्रिंग समांतर क्रम संयोजन में लगे हुए हैं, तो उस m द्रव्यमान के पिंड का जो भी आवर्तकाल होगा वो हम t इक्वल टू 2 पाई रूट में m अपॉन k1 प्लस k2 सूत्र द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। यहां पर हमने कुछ नोटिंग पॉइंट दिए हुए हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू रखने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या रखा है, यदि श्रेणी में जुड़ी स्प्रिंगों के स्प्रिंग नियतांक, श्रेणी का मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई अगर स्प्रिंग है और उनके स्प्रिंग के जो नियतांक हैं वो K1, K2, K3, K4 कुछ भी कितने भी हो सकते हैं, यानी कि जितने स्प्रिंग उस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे उतने ही हम K1, K2, K3 मान लेंगे। तथा संयोजन का प्रभावी स्प्रिंग नियतांक K है, तो जो 1 अपॉन K होगा वो किसके इक्वल में होगा, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि इनको भी हम अपॉन में रख करके प्लस में अगर कर दें तो हमें 1 अपॉन K की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन कब मिलेगी, जब श्रेणी क्रम में वो स्प्रिंग जुड़े हुए होंगे। अब श्रेणी क्रम में तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि यदि समांतर क्रम में जुड़ी हुई स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक K1, K2, K3 हैं, तो संयोजन का जो प्रभावी स्प्रिंग नियतांक है वो अगर हम K मान लें तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, K इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी स्प्रिंग होंगे उनका स्प्रिंग नियतांक को हम क्या कर देंगे, ऐड करते चले जाएंगे। तो ये होता है समांतर क्रम संयोजन में और ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन में। आप ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब हम देखते हैं, यदि घर्षण इत्यादि कारणों को नगण्य माना जाए, क्या कहा जा रहा है कि घर्षण इत्यादि कारणों को हम नगण्य मान लें तो एसएचएम करते हुए पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है उन दोनों का योग सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। नियत का मतलब है कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। और इस योग और यह योग क्या कहलाता है, एसएचएम की कुल ऊर्जा कहलाता है। यानी कि जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा होगी और गतिज ऊर्जा होगी, इनका योग जो हमारा नियत रहता है उसको हम क्या कहते हैं, एसएचएम की कुल ऊर्जा कहते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। तो हम ये बात करने वाले हैं कि सरल आवर्त गति, जिसको हम एसएचएम कहते हैं, करते हुए किसी पिंड पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है। ये हम सही तरीके से पढ़ चुके हैं, इसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं। और यह प्रत्यानयन बल पिंड को सदैव साम्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है, हम ये भी जानते हैं। यानी कि अगर कोई हमारे पास ये एक सरफेस है, इससे स्प्रिंग जुड़ा हुआ है और एक तरफ मास कोई m द्रव्यमान का पिंड जुड़ा हुआ है और हम इसको इस तरफ अगर डिस्प्लेस करते हैं इस साम्य स्थिति से, तो इस पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होगा इसको इसी स्थिति में लाने की कोशिश करेगा। यही वो कह रहा है कि एसएचएम करते हुए पिंड पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है और यह प्रत्यानयन बल पिंड को सदैव कहां लाने की कोशिश करता है, साम्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है। इसी बल के कारण पिंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। क्योंकि दोलन गति करते पिंड में जो गति होती है वो इसलिए पिंड में गतिज ऊर्जा भी होती है। जो पिंड की गतिज ऊर्जा है उसी को हम कहते हैं। क्लियर है? यानी कि अगर हमने जो बल लगाया है उसके कारण पिंड में स्थितिज ऊर्जा देखी है, तो दोलन गति करते पिंड में भी गतिज ऊर्जा होगी। इसलिए पिंड में गतिज ऊर्जा, जो दोलन गति करते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा परस्पर एक दूसरे में क्या होती है, रूपांतरित होती रहती है। यानी कि जब तक वो स्थिर है तो क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे ही वो दोलन करने लगता है तो उसमें क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपस में एक दूसरे में रूपांतरित होती रहती हैं। तो इसीलिए कहा गया है, जो हमने अभी पढ़ा था, यदि घर्षण इत्यादि कारणों को नगण्य मान लिया जाए तो एसएचएम करते हुए पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है वो क्या होता है, नियत रहता है। क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही रूपांतरित हो रही है गतिज ऊर्जा में, तो उसका मान नहीं बदलेगा। और यह योग क्या कहलाता है, एसएचएम की कुल ऊर्जा कहलाता है। अब आते हैं स्थितिज ऊर्जा पर। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, यदि m द्रव्यमान का एक पिंड दोलन गति कर रहा है और t समय पर पिंड का जो साम्य स्थिति से विस्थापन है वो y है और नियत कोणीय वेग ओमेगा हो, तो जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, कैपिटल U इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर होता है। आप इसको याद रखिएगा, क्या होता है, U इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और y स्क्वायर।
अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ नोटिंग पॉइंट हैं। नोटिंग पॉइंट स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके कहीं पर भी छोटी छोटी बातों को लेकर के बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर नोटिंग पॉइंट बनाए गए हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साम्य स्थिति जो y इक्वल टू 0 होता है, यानी कि y क्या है, डिस्प्लेस है, विस्थापन है, तो साम्य स्थिति में विस्थापन क्या होता है, 0 होता है। पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, यानी कि जो साम्य स्थिति है उस पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी। वो कैसे हम देख सकते हैं, जो विस्थापन है y इक्वल टू 0, अगर हम उसकी वैल्यू इस स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले में रख दें तो ये सारी टर्म को 0 कर देगा, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं कि अधिकतम विस्थापन जो होगा वो y इक्वल टू a पर होता है, यानी कि जो हमने ये साइकिल देखी थी तो ये जो विस्थापन हो रहा था तो सबसे ज्यादा कहां पर होता है, a पर होता है। तो अधिकतम विस्थापन पर पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होगी। वो इसलिए क्योंकि y इक्वल टू क्या रख रहे हैं, हम a रख रहे हैं, और यहाँ पर y स्क्वायर है तो y इक्वल टू a रखने पर a का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, u इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान होगा। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, एसएचएम करते हुए पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा शून्य तथा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर के मध्य रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितने पर रहती है, कम से कम शून्य, और अधिकतम क्या होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो हमेशा जो एसएचएम करते हुए पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो शून्य के और 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर के मध्य ही रहती है। इससे ना तो ज्यादा होगी और ना ही इनसे वैल्यू बाहर जाएगी। 0 और 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर के मध्य ही वैल्यू लाई करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी के साथ हम देख लेते हैं गतिज ऊर्जा, जिसको अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, k इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। आप इसको याद रखिएगा। तो नोटिंग पॉइंट हम इसके भी देख लेते हैं, जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या होती हैं और किस तरीके से इसकी वैल्यू जो है अधिकतम होगी और कहां पर इसकी वैल्यू न्यूनतम होगी। तो साम्य स्थिति पर अगर हम देखें तो y इक्वल टू 0 रखने पर जो गतिज ऊर्जा का मान होगा वो क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। आप देखिएगा y इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 0 रख दे तो ये सारी टर्म खत्म हो जाएगी, बचेगा क्या, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बचता है, और यही वैल्यू क्या होती है, अधिकतम होती है। तो आप याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा की जो वैल्यू होती है साम्य स्थिति पर वो 0 होती है, और गतिज ऊर्जा की जो वैल्यू होती है साम्य स्थिति पर वो क्या होती है, अधिकतम होती है। आप इनको याद रखिएगा। सेकंड कंडीशन में साम्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन y इक्वल टू a पर गतिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। तो आप फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि गतिज ऊर्जा, किसी भी एसएचएम करते पिंड की जो गतिज ऊर्जा होती है वो साम्य स्थिति पर अधिकतम होती है, और स्थितिज ऊर्जा साम्य स्थिति पर अधिकतम होती है, जो शून्य होती है। क्लियर है, यानी कि अगर स्थितिज ऊर्जा 0 है तो उस पॉइंट पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, और अगर गतिज ऊर्जा अधिकतम है तो उस स्थिति पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो शून्य होगी। यही हमने देखा, साम्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। और जो y इक्वल टू a विस्थापन हम देखते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है, और जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अब स्थितिज ऊर्जा को हमने देखा, गतिज ऊर्जा को हमने देखा, अब देख लेते हैं कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा क्या कहलाएगी, जो स्थितिज ऊर्जा है और जो गतिज ऊर्जा है उन दोनों को अगर हम एक साथ रख दे, ऐड कर दें, तो हमें मिल जाती है कुल ऊर्जा। और कुल ऊर्जा को हम कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, और क्या होता है, कैपिटल E इक्वल टू U प्लस K, जहां U क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, और K क्या है, गतिज ऊर्जा है। इन दोनों की वैल्यू हम जानते हैं, क्या होता है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। जब हम इन दोनों का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां से ये वैल्यू आपस में कट हो जाती है, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर यहां पर बचता है, और ये क्या है, कुल ऊर्जा कहलाएगी। किसकी, एसएचएम करते पिंड की कुल ऊर्जा। अब यदि घर्षण इत्यादि कारणों से ऊर्जा हानि न हो रही हो तो दोलन गति करते हुए किसी पिंड की जो कुल ऊर्जा होगी वो सदैव नियत रहेगी, ये आप याद रखिएगा। और ये नियत कब रहती है, जब घर्षण इत्यादि कारणों से ऊर्जा की हानि ना हो रही हो। हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πn होता है, और जहां n क्या है, आवृत्ति है। हम ये सही तरीके से जानते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था, जो हमने पीछे के लेक्चर में देखा था वो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जहां पर n इक्वल टू होता है 1/t। अब देख लेते हैं, तो कुल ऊर्जा क्या होगी, E इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो यहां पर हम ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 2πn और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो 2m पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर हमको मिलता है, और ये होती है किसी एसएचएम करते हुए पिंड की कुल ऊर्जा। ठीक है, क्या होती है, इक्वल टू 2m पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर। क्लियर है। अब देख लेते हैं मुक्त दोलन यानी कि फ्री ऑसिलेशन क्या होता है।
तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर हम इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। जब कोई पिंड बिना किसी बाह्य बल के दोलन करता है, ध्यान से देखिएगा, जब कोई पिंड बिना किसी बाह्य बल के दोलन करता है तथा उसके आयाम में समय के साथ परिवर्तन न हो। देखिएगा, दो टर्म आई हुई है कि किसी बाह्य बल के बिना, ठीक है, और समय के साथ परिवर्तन न होना। तो जब कोई पिंड बिना किसी बाह्य बल के दोलन करता है तथा उसके आयाम में समय के साथ परिवर्तन न हो, तो इस प्रकार के दोलन को हम क्या कहेंगे? मुक्त दोलन कहते हैं। यानी कि जो बाह्य बल है उसके बिना ही वो दोलन करता रहता है और समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका आयाम जो है वो सेम रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मुक्त दोलन कहेंगे। जैसे कि अगर हम देखें, ये कोई एसएचएम करता हुआ पिंड है और इसका जो आयाम है उसमें लास्ट तक भी कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है? ये आयाम है, ये सेम रहता है। तो ऐसे दोलन को हम क्या कहेंगे? मुक्त दोलन कहेंगे। तो इस प्रकार के दोलन में पिंड की जो कुल ऊर्जा होगी वो सदैव क्या होती है? नियत रहती है। परंतु इस प्रकार के दोलन प्राप्त करना प्रायोगिक दृष्टि से संभव नहीं है। जो प्रयोग है वो हम इसका नहीं कर सकते, मुक्त दोलन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। जब किसी दोलन करने वाले पिंड को उसके साम्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित कर छोड़ दिया जाता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि इसके साम्य स्थिति है और इसको थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है, तो पिंड अपनी साम्यावस्था के इधर उधर दोलन करने लगता है। ये इसके साम्यावस्था है, ये पिंड यहां पर ऐसे ऐसे दोलन करता है, इसके ऊपर नीचे दोलन करने लगता है। तो जो पिंड में अपनी संभावित आवृत्ति से दोलन करता है, तो पिंड के दोलनों का जो आयाम है वो स्थिर रहता है। देखिएगा, यहाँ पर आयाम, यहाँ इस कंडीशन पे भी यही था, इस पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है और ये भी सेम है। तो जो आयाम होगा वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, उसमें समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। अतः जब कोई पिंड बिना किसी बाह्य बल के दोलन करता है तथा उसके आयाम में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो, तो उस दोलन को हम मुक्त दोलन कहते हैं। यही हमने यहाँ पर बात की थी। अब देखते हैं प्रणोदित दोलन क्या होता है, जिसको हम फोर्स ऑसिलेशन भी कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब कोई पिंड अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन न करे, देखिएगा ये मुक्त दोलन का एकदम उल्टा कहलाता है। जब कोई पिंड अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन न करे, किसी बाह्य बल की आवृत्ति से दोलन करता है, तो इस प्रकार के दोलन को क्या कहते हैं? प्रणोदित दोलन कहते हैं। मतलब ये है, कोई हमारे पास सरल लोलक है, अगर उसको हम हाथ से पकड़कर दोलन कराते हैं तो उसको हम प्रणोदित दोलन कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, अवमंदित दोलन, जिसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि दोलन करते हुए पिंड का आयाम समय के साथ घटता जाए, स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कहा क्या जा रहा है, बस इसको आप समझिएगा, लिख तो आप अपने तरीके से भी आओगे। यदि दोलन करते हुए पिंड का आयाम समय के साथ घटता जाए, यहां पर क्या हो रहा है? कोई पिंड दोलन कर रहा है और उसका जो आयाम है वो समय के साथ घटता जा रहा है। आप अगर फिगर के माध्यम से देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं कि जो आयाम है वो समय के साथ क्या होता जा रहा है? देखो, समय के साथ यहां पर घटता जाएगा। यहां पर समय है तो समय के साथ यहां पर घटता जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? हम अवमंदित दोलन कहेंगे। आगे हम फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे ये किस तरीके से होता है। देख लीजिएगा, दोलन करते हुए पिंड को घर्षण बल, श्यान बल इत्यादि विरोधी बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यानी कि जो पिंड जो दोलन कर रहा है उसको एक तो घर्षण बल और श्यान बल और इनके विरुद्ध बलों के जो कार्य करना पड़ता है वो कौन करता है? जो पिंड दोलन कर रहा है उसी को करना पड़ता है। ठीक है, उसमें घर्षण बल भी लगेगा और उस पर श्यान बल भी लगेगा, तो उसके विरुद्ध उसको कार्य करना पड़ता है। इसीलिए क्या होगा, यहां पर ये जो आयाम है वो घटते चले जाते हैं। तो अवमंदन बल का मान माध्यमों की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। माध्यम कैसा है, किस तरीके का है, उस पर यह निर्भर करता है। अवमंदन बल दोलन करते हुए पिंड के वेग के समानुपाती होता है। यदि किसी क्षण पिंड का वेग क्या है? v है, तो अवमंदन बल क्या होगा? F समानुपाती माइनस के v हो जाएगा, एफ डी समानुपाती माइनस के v हो जाएगा। और अवमंदित दोलन को हम एफ वी यानी कि डैम्प्ड ऑसिलेशन जो हम कहते हैं, तो डैम्प्ड फोर्स जो होगा एफ डी से हम प्रदर्शित करते हैं। तो एफ डी समानुपाती किसके होता है? वो माइनस v के होता है, या एफ डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस b इंटू वी। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है तो यहाँ पर बी कांस्टेंट आया है, और बी क्या है? एक अवमंदन नियतांक कहलाता है। अवमंदन नियतांक का मान माध्यम तथा पिंड के आकार व प्रकार पर निर्भर करता है। यानी कि जो बी है उसका मान जो है
उस पर डिपेंड करता है कि माध्यम किस प्रकार का है और उसका कितना साइज है, वो कितने दूरी तक फैला हुआ है, उस पर यह निर्भर करता है जो अवमंदन नियतांक होता है। कहीं पर भी क्वेश्चन आपसे मालूम किया जा सकता है कि अवमंदन नियतांक बी किन बातों पर निर्भर करता है, तो आप कहेंगे अवमंदन नियतांक जो बी है उसका मान माध्यम तथा पिंड के आकार और प्रकार पर निर्भर करता है। अब यहां पर हम देख लेते हैं अवमंदित दोलन किस तरीके से होता है। हमने कहा था कि समय के साथ साथ जो एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है, वो घटता जाता है। तो हमने आपको फिगर से ही बताया था, यहाँ पर समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये साम्य स्थिति है, यहाँ से कण क्या करता है, दोलन करना स्टार्ट करता है। यहाँ से दोलन यहाँ पर है, देखते हैं, देखते देखते क्या होता है, समय के साथ साथ जैसे ही कण आगे बढ़ता जाता है तो कण का जो आयाम होता है वो घटता जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, अवमंदित दोलन कहते हैं। अब देख लेते हैं इसका कुछ डेरिवेशन है जो एक इसमें फॉर्मूला निकाल करके देता है। देखते हैं किस तरीके से आता है। तो मान लिया हमने क्या, m द्रव्यमान का एक पिंड है और किसी k बल नियतांक वाली स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। मान लिया कि m द्रव्यमान का कोई पिंड k बल नियतांक वाली स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। यदि पिंड साम्य स्थिति से a0, ठीक है, a0 दूरी विस्थापित कर छोड़ दिया जाता है तो साम्य से x दूरी पर द्रव्यमान पर लगने वाला जो कुल विरोधी बल होगा उसको हम F - b v और -kx से देखते हैं। इसको आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यदि पिंड का त्वरण a हो, कैपिटल A से हमने त्वरण को लिखा है, तो यदि पिंड का त्वरण a हो तो F ma आप सभी लोग जानते हैं, F ma न्यूटन्स लॉ होता है। तो F की वैल्यू हम क्या रखेंगे, F की वैल्यू यहां पर रख देंगे, इसको -bv -kx। तो ma हमने यहां पर लिखा, F की वैल्यू यहां पर लिख दी है -bv -kx। अब हम यहां से देखेंगे तो इसको -bv और -kx को हम क्या करेंगे, ma के साइड में ले आएंगे तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, इक्वल टू में 0। अब देखते हैं जो a होता है, a को हम क्या लिखते हैं, देखिएगा यहां पर कोई विस्थापन है, तो विस्थापन अगर x है तो अगर हम इसका टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हो जाता है वेग। अब वेग का अगर हम एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हो जाता है टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन। तो आप ये देख सकते हैं कि v को हम dx/dt लिख सकते हैं, तो d2x/dt2 हम किसको लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं। यही हमने किया, a को d2x/dt2 लिखा और v को हमने क्या लिखा, dx/dt, जो डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दें तो हमें वेग मिल जाता है और kx एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0। तो उपरोक्त समीकरण आवर्तकाल गति का समीकरण कहलाता है, जिसका सामान्य हल निम्नवत है। इसका जो सामान्य यानी कि जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, x = a0 e की पावर जो है वो -bt/2m और इंटू में क्या हो जाता है, cos ω' प्लस फाई। ω' क्या होता है, इसके हम आगे बात कर लेते हैं। यहां पर ω' जो है वो क्या है, कोणीय आवृत्ति है। तो इससे पहले हम आयाम को देख लेते हैं। आयाम जिसे इंग्लिश में एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो दोलन आरंभ होने के t समय पश्चात दोलनों का आयाम जो होता है वो किस फॉर्मूले से निकलता है, a = a0 e की पावर जो है वो कितनी है, -bt/2m। इस फॉर्मूले का आप याद रखिएगा। ये SHM करते हुए किसी पिंड की आयाम को दोलन के रूप में निकाल कर देता है। अतः अवमंदित दोलनों में दोलनों का जो आयाम होगा वो चरघातांकीय विधि से घटता है, यानी कि चरघातीय विधि से घटता है। जहां a0 क्या है, दोलनों का आरंभिक आयाम है, यानी कि जहां से उसने दोलन करना स्टार्ट किया वह आयाम a0 कहलाता है। अब देख लेते हैं कोणीय आवृत्ति क्या होती है, जिसको हमने ω' से कहा था। तो अवमंदित दोलनों में दोलन की कोणीय आवृत्ति जो निकलती है वो हम निकालते हैं W ω' इक्वल टू रूट में ω0 स्क्वायर -b²/4m² से। इस फॉर्मूले को हम कोणीय आवृत्ति यानी कि जो भी पिंड दोलन करता है अवमंदित दोलन के लिए कोणीय आवृत्ति निकालने में इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, जहां ω0 क्या है, दोलनों की आरंभिक स्वाभाविक आवृत्ति है। जो आरंभिक आवृत्ति है वो क्या है, ω0 है। अब हम देख लेते हैं कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, जिसको अंग्रेजी में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो अवमंदित दोलनों में पिंड की t समय पश्चात कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, E = 1/2m ω02 और a² होती है। अब a = a0 e माइनस जो इसकी पावर है वो क्या है, -bt/2m। ये हमने देखा था आयाम का फॉर्मूला, ये आयाम होता है और ये क्या है, इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा और आयाम को जब हम एक दूसरे में वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर देखिएगा यहाँ a² है तो यहाँ पर हम आयाम की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला मिलेगा E = 1/2m ω² और ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, a0
ई की पावर कितनी है माइनस बी टी अपॉन 2m और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो E इक्वल टू 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर और E की पावर माइनस बी टी अपॉन 2m आएगा जब हम इसको माइनस बी टी अपॉन एम आएगा जब हम इसको क्या करेंगे ओपन करेंगे। तो जहां ई नॉट क्या है, ई नॉट है हमारे पास 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर और ए नॉट स्क्वायर जो क्या कहलाता है आरंभिक यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। इसीलिए E इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस बी टी अपॉन एम हमें मिल जाता है। अब देखिएगा ये हमें यहां पर वैल्यू मिली है किसकी, कुल यांत्रिक ऊर्जा की। अतः अवमंदित दोलन में पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा भी चरघातीय विधि से घटती है, यानी कि ये क्या होता है चरघातीय विधि से घटती है। तो आप याद रखिएगा कि अवमंदित दोलन में पिंड की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है वो चरघातीय विधि से घटती जाती है। अब देख लेते हैं अवमंदन नियतांक क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। तो अवमंदन नियतांक हमने अभी पीछे पढ़ा था, जिसको हमने पढ़ा था b और इसको हम लिखते हैं माइनस एफ अपॉन वी से। अब यदि v इक्वल टू हम 1 मीटर पर सेकंड मान लें तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एफ हो जाएगा। अतः किसी दोलन गति में अवमंदन नियतांक का मान जो होता है वो अवमंदन बल के बराबर होता है, जबकि पिंड की गति इकाई है, ठीक है, जो पिंड की गति है वेलोसिटी है वो कितनी है इकाई है 1 है। तो ऐसा ही में इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर सेकंड, न्यूटन पर मीटर पर सेकंड। तो इसको कैसे लिखेंगे, जो सेकंड ऊपर चला जाएगा तो न्यूटन सेकंड पर मीटर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि न्यूटन क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम न्यूटन को लिखते हैं। अब क्या होगा इस मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या किलोग्राम पर सेकंड। तो यहाँ पे लिख दिया हमने किलोग्राम पर सेकंड। अब जब इसका विमेय सूत्र हम निकालेंगे तो किलोग्राम का क्या होता है एम होता है और एस का क्या होता है टी होता है। तो हम जैसे ही विमेय सूत्र की तरफ चलते हैं तो एम L0 यानी कि किसी की भी अगर पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आती है। आप इसको याद रखिएगा, कहीं पर भी ये आपको अगर किसी भी इकाई या किसी भी टर्म की वैल्यू 0 दिख जाए तो उसको हम क्या लिखेंगे 1 ही लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो L इक्वल टू L की पावर जो 0 है वो हम लिख सकते हैं। तो m L की पावर 0 और t की पावर क्या आ जाएगी, जब इसको ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगी। तो हमारे पास जो विमेय सूत्र होगा वो होगा m L की पावर 0 और t पावर -1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं अनुनाद क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है। ये फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी बार पूछा जा चुका है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। यदि दोलन करते किसी पिंड की स्वाभाविक आवृत्ति तथा पिंड पर आरोपित आवृत्ति बाह्य बल की आवृत्ति समान हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यदि दोलन करते हुए किसी पिंड की संभाविक आवृत्ति, ठीक है, तथा पिंड पर आरोपित आवृत्ति बाह्य बल की आवृत्ति समान है, ठीक है, समान हो जाए तो पिंड के दोलन का आयाम एकाएक बहुत बढ़ जाता है। सरल आवर्त गति में इस घटना को अनुनाद कहते हैं, ठीक है। ये आपकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है जो हम आगे देखेंगे। यदि दोलन करते किसी पिंड की संभावित आवृत्ति, यानी कि कोई पिंड दोलन कर रहा है, ठीक है, उसकी संभावित आवृत्ति और पिंड पर आरोपित आवृत्ति बाह्य बल की आवृत्ति के समान हो जाए, ठीक है, तो पिंड के दोलनों का आयाम जो है एकाएक बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है सरलावर्त गति में इस घटना को क्या कहते हैं हम अनुनाद कहते हैं। क्लियर है। अनुनाद को हम कैसे समझ सकते हैं, माना पिंड की संभाविक आवृत्ति NF तथा बाह्य बल की आवृत्ति NE है। यदि पिंड पर आरोपित आवर्ती बाह्य बल का आयाम कितना हो F0 हो तो दोलनों का आयाम, देखिएगा फ्रेंड्स मैं कहीं पर यहाँ F0 बोल रहा हूं और कहीं पर F0 बोल देता हूं, तो F0 और F0 सेम ही बात है, आप इसको अलग अलग ना समझें। तो दोलनों का जो आयाम होता है वो कितना होता है A इक्वल टू F0 अपॉन 4π² m और ब्रैकेट में n जो एक्सटर्नल था यानी कि बाह्य बल की आवृत्ति थी उसका स्क्वायर हो जाता है और जो संभावित आवृत्ति थी उसका स्क्वायर हो जाता है माइनस में। तो जब NE और NF अगर हम दोनों को एक समान कर दें तो ये 0 हो जाता है और 0 होने पर जब हमारे पास F0 अपॉन इंफिनिटी यानी कि 0 आता है F0 अपॉन 0, तो किसी भी वैल्यू के नीचे अगर 0 हो अपॉन में तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है अनंत हो जाती है। इसी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर NE और NF की वैल्यू हम एक जैसी कर दें, बराबर कर दें, तो यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये F0 अपॉन 0 जब होगा तो ये अनंत में बदल जाएगा। तो यही यहाँ पर कहा गया है
एंड ई इक्वल टू एन एफ, तो दोलनों के आयाम का मान जो है वो कहां पर चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। परंतु व्यवहारिक कारणों से आयाम अनंत न होकर बहुत अधिक बढ़ अवश्य जाता है, लेकिन कभी अनंत नहीं होता। यानी कि व्यवहार में कभी हम अनंत नहीं कहते, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब देख लेते हैं जो अनुनाद है जिसमें आयाम ये हम बढ़ा हुआ बता रहे हैं, इसका रियल एग्जाम्पल क्या होता है। सेना को जब पुल पार करना होता है तो सैनिक कदम मिलाकर नहीं चलते, यह आपने अक्सर सुना होगा। जो सेना को जब हम क्या करते हैं, पुल पार कराते हैं, तो सेना के जो सैनिक हैं उनसे हम कह देते हैं कि कदम से कदम मिलाकर न चलें। इसका यह कारण है कि यदि सैनिकों के पैरों की आवृत्ति पुल की संभावित आवृत्ति के बराबर हो जाए तो पुल बहुत बड़े आयामों से कंपन करने लगता है। जैसा हमने कहा था कि आयाम अनंत न होकर बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो जो पुल है वो बहुत बड़े आयामों से कंपन करने लगेगा और जिससे पुल टूटने का खतरा बन सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी स्वरित्र जो हमें क्या होता है, किसी स्वरित्र की ध्वनि बहुत धीमी होती है, ठीक है, किसी स्वरित्र की ध्वनि बहुत धीमी होती है, परंतु यदि उसे किसी खोखले लकड़ी के डिब्बे पर खड़ा करें तो और कंपन कराया जाए तो डिब्बे के भीतर वायु स्वरित्र की संभावित आवृत्ति से कंपन करने लगती है। यानी कि डिब्बे के भीतर जो वायु है वो स्वरित्र की संभावित आवृत्ति से कंपन करने लगती है, जिसके कारण वायु के कणों का जो आयाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमें एक ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण होता है कि आयाम बढ़ जाता है तो उससे पुल टूटने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसलिए सैनिकों को पुल पार करते हुए कदम से कदम मिलाकर नहीं चलाया जाता, उनको मना किया जाता है। यही हमारा क्या था, अनुनाद का एग्जाम्पल था। अब देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्यू फैक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। तो किसी अवमंदित दोलन का क्यू गुणांक, जिसको हम क्यू फैक्टर या फिर क्वालिटी फैक्टर कह सकते हैं, दोलन के दौरान किसी अवमंदित दोलन का क्यू गुणांक दोलन के दौरान एकत्रित ऊर्जा तथा उसके एक कंपन में क्षय ऊर्जा, क्षय का मतलब क्या है, जो ऊर्जा क्षय हुई है, जो ऊर्जा की हानि हुई है, उसके अनुपात का 2 पाई गुना होता है। एक बार फिर देख लीजिएगा, किसी अवमंदित दोलन का जो क्यू गुणांक होता है वो दोलन के द्वारा एकत्रित ऊर्जा तथा उसके एक कंपन में ऊर्जा में जो हानि हुई है, ऊर्जा क्षय हुई है, उसके अनुपात का 2 पाई गुना होता है। और क्या होता है, क्यू गुणांक। तो क्यू इक्वल टू हम लिखते हैं 2 पाई एकत्रित औसत ऊर्जा अपॉन एक कंपन में क्षय ऊर्जा। यही क्या होता है, क्यू गुणांक का फॉर्मूला होता है। अब देख लेते हैं ध्वनि के अभिलक्षण क्या क्या हैं, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो फर्स्ट है तारत्व, जिसको इंग्लिश में पिच कहते हैं। यह ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि के मोटे या बारीक होने का आभास होता है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हम अपने रियल लाइफ में काफी ज्यादा महसूस करते हैं कि ध्वनि कहीं पर मोटी सुनाई देती है, कहीं पर बारीक सुनाई देती है। उसका कारण क्या है, यही है कि जो पिच है उसमें उस जो ध्वनि है उसमें बारीक और मोटी होने का अंतर दिखाई देता है। तो पिच क्या है, यह ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि के मोटे या बारीक होने का आभास होता है। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण पुरुषों की ध्वनि तथा स्त्रियों की ध्वनि या बच्चों की ध्वनि के मध्य क्या किया जा सकता है, अंतर किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, तारत्व कहलाता है, यानी कि पिच कहलाता है। अब देख लेते हैं कि ध्वनि का तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये क्या है, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो यहां पर बात कर लेते हैं पिच के बारे में, यानी कि जो ध्वनि है उसके तारत्व के बारे में। तो मोटी ध्वनि को कम तारत्व की ध्वनि तथा बारीक ध्वनि को उच्च तारत्व की ध्वनि कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और ध्वनि का जो तारत्व है वो ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्या कहा हमने, ध्वनि का जो तारत्व है वो क्या करता है, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जिस ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है उसका तारत्व अधिक होता है, यानी कि आवृत्ति अगर अधिक है तो तारत्व अधिक होगा और आवृत्ति अगर कम है तो तारत्व भी कम होगा। तो यह सुनने में बारीक प्रतीत होती है, यानी कि जिसकी आवृत्ति ज्यादा है और तारत्व उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि पिच ज्यादा होगी, तो जो उसको सुनेगा उसको वो बारीक सुनाई देगी, तीक्ष्ण सुनाई देगी।
और शेर की दहाड़ कम तारत्व वाली होती है, यानी कि उसकी आवृत्ति कम होती है तो उसका तारत्व भी कम होगा जो शेर की दहाड़ होती है, जबकि मच्छर की जो भिन भिनाहट होती है उसमें अधिक तारत्व वाली ध्वनि होती है। तो देखिएगा यहां पर जो मोटी ध्वनि होती है उसको हम कहते हैं कि उसकी जो तारत्व है वो कम है, ठीक है। तो वो कैसे सुनाई देगी, वो मोटी आवाज सुनाई देगी। जैसे शेर की दहाड़ होती है तो वो तारत्व यानी कि कम तारत्व की ध्वनि कहलाएगी, और जो मच्छर की भिनभिनाहट होती है, बारीक आवाज होती है, उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, तारत्व ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे उसको तारत्व अधिकतम ध्वनि, या हम बोल सकते हैं उसको तारत्व की यानी कि अधिक तारत्व की ध्वनि, जो मच्छर की भिनभिनाहट की आवाज होती है, बारीक आवाज होती है। तो बारीक आवाज में तारत्व अधिक होता है, आवृत्ति अधिक होती है, और मोटी आवाज में आवृत्ति तारत्व कम होता है। जैसे शेर की दहाड़ मोटी आवाज है और मच्छर की जो भिनभिनाहट है वो क्या है, अधिक आवृत्ति वाली बारीक आवाज होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं गुणता। गुणता में हम क्या देख लेते हैं कि जो डेफिनेशन है उसकी, आइए उसको समझ लेते हैं कि क्या है। यह ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण समान आवृत्ति तथा समान तीव्रता होने पर भी बाध्य यंत्रों की ध्वनि के मध्य अंतर स्थापित किया जा सकता है, गुणता कहलाता है। यानी कि बाध्य यंत्र कौन से होते हैं, जैसे हारमोनियम, गिटार, ये सभी क्या है, बाध्य यंत्र हैं। तो माना एक हारमोनियम तथा एक गिटार समान तीव्रता तथा समान आवृत्ति की ध्वनियां उत्पन्न कर रहे हैं। जैसा हमने यहां कहा कि यह ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण समान आवृत्ति और समान तीव्रता की ध्वनि पर भी बाध्य यंत्रों की ध्वनि में मध्य अंतर नहीं किया, मतलब मध्य अंतर जो है वो स्थापित किया जा सकता है। हम इसको अलग अलग बता सकते हैं कि ये गिटार की आवाज है, ये हारमोनियम की आवाज है, ये ढोलक की आवाज है, जो भी है हम उसकी गुणता के आधार पर उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो गुणता जो है ध्वनि का वह गुण होता है जिसके कारण हम समान आवृत्ति और समान तीव्रता होने पर भी बाध्य यंत्रों के जो ध्वनि के मध्य अंतर है उसको स्थापित कर सकते हैं। तो माना एक हारमोनियम है तथा एक गिटार है, दोनों समान तीव्रता तथा समान आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, परंतु आवृत्ति तथा तीव्रता समान होने पर भी हम दोनों बाध्य यंत्रों में भेद कर लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि की गुणता कहते हैं। अब गुणता के कारण ही कई लोगों द्वारा एक साथ बोलने पर भी हम अपने मित्र की ध्वनि पहचान लेते हैं। ऑर्केस्ट्रा में एक साथ बजने पर भी हम सभी वाद्य यंत्रों को ध्वनि की गुणता के कारण ही पहचान लेते हैं। अब प्रत्येक वाद्य यंत्र की ध्वनि में कुल आवृत्ति के साथ साथ कुछ अधिस्वरक भी होते हैं। अधिस्वरक का मतलब क्या होता है, ओवरटोन। ओवरटोन भी होते हैं। इन अधिस्वरकों की संख्या ही एक वाद्य यंत्र की ध्वनि को दूसरे से भिन्न करती है। जिस वाद्य यंत्र की ध्वनि में जितने अधिक अधिस्वरक होंगे, जितने अधिक टोन होंगे, वह ध्वनि उतनी ही मधुर प्रतीत होती है, ठीक है। तो आप ये जान लीजिएगा, जिस वाद्य यंत्र में, वाद्य यंत्र का मतलब है हारमोनियम या गिटार, तो जिस वाद्य यंत्र में ध्वनि में जितने अधिक अधिस्वरक होंगे, ओवरटोन होंगी, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि जो होगी वो उतनी ही मधुर निकलेगी जितने ज्यादा उसमें अधिस्वरक यानी कि ओवरटोन लगे होंगे। अब देख लेते हैं ध्वनि की तीव्रता, जिसको इंग्लिश में इंटेंसिटी बोलते हैं। इसमें डेफिनेशन को देख लेते हैं। किसी ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि के संचरण की दिशा के लंबवत, याद रखिएगा, किसी ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि के संचरण, संचरण का मतलब होता है जहां पर ध्वनि चलती है, ठीक है, ध्वनि का चलना, किसी माध्यम में ध्वनि का चलना जो है संचरण कहलाता है। तो किसी ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि के संचरण की दिशा के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड निकलने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यानी कि कोई ध्वनि स्रोत है, उससे जो ध्वनि उत्पन्न हुई उसका संचरण जिस दिशा में होता है उसके लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो ध्वनि की ऊर्जा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि तीव्रता कहते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर होता है, या हम कह सकते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर, जिसको वाट पर मीटर स्क्वायर यानी कि जो वाट है उसको हम डब्ल्यू से लिखते हैं और अपॉन में एम स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका विमेय सूत्र जब हम निकाल लेंगे तो हमारे पास विमेय सूत्र आ जाता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी इंटू एल स्क्वायर। अब जब हम यहाँ पर टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल की पावर 0 और टी की पावर -3, यह हमें विमेय सूत्र मिल जाता है। याद रखिएगा, एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है, यानी कि 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं फॉर्मूला किस तरीके से निकल के आता है। माना
किसी माध्यम का घनत्व क्या है, रो है। सरल आवर्त प्रगामी तरंग जो उस माध्यम में v चाल से संचरित हो रही हैं, v चाल से चल रही हैं। यदि ध्वनि की आवृत्ति n तथा माध्यम के कणों का आयाम a हो तो ध्वनि की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, I इक्वल टू 2π² n² a² रो v। यह फॉर्मूला याद रखेंगे। अतः स्पष्ट है कि ध्वनि की जो तीव्रता है आवृत्ति के वर्ग आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है एवं घनत्व तथा ध्वनि की चाल के समानुपाती भी होती है। यानी कि ध्वनि की जो तीव्रता है I वो आवृत्ति के वर्ग और जो आवृत्ति है n उसके वर्ग और आयाम के वर्ग a के वर्ग के समानुपाती तथा घनत्व रो और ध्वनि की चाल v के समानुपाती भी होती है। तो इसका मतलब क्या है, 2π² आपस ये क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या काम करेगा, हम इसे लिख सकते हैं I समानुपाती n² a² रो v और ये जो 2π² है ये कहां चला जाएगा, प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट में चला जाएगा। अब यहां पर देख लेते हैं कि जो प्रबलता है, ध्वनि की प्रबलता यानी कि लाउडनेस, इसको हम देख लेते हैं। तो ध्वनि का वह गुण जिसके कारण कोई ध्वनि धीमी तथा कोई ध्वनि तेज सुनाई देती है वो क्या कहलाती है, प्रबलता कहलाती है और इसे हम कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि प्रबलता जो लाउडनेस है वो क्या होती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तीव्रता के साथ साथ कान की संवेदनशीलता पर भी निर्भर करती है, यह आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जो ध्वनि की प्रबलता होती है ध्वनि की तीव्रता के साथ साथ क्या करती है, कान की जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटीनेस है, ठीक है, सेंसिटिवनेस जो होती है उस पर निर्भर करती है। और एक ही प्रबलता वाली ध्वनि दो व्यक्तियों को अलग अलग प्रबलता की प्रतीत हो सकती है, ऐसा हो सकता है। इसके अतिरिक्त चूंकि कान की जो संवेदनशीलता है वो ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है, इसलिए समान तीव्रता परंतु भिन्न आवृत्तियों की दो ध्वनियां एक ही व्यक्ति को अलग अलग प्रबलता की प्रतीत होती है। और ध्वनि की जो प्रबलता है उसको हम L से प्रदर्शित करते हैं, ये हम आपको बता ही चुके हैं। तो आपने समझा प्रबलता क्या होती है, लाउडनेस। अब देख लेते हैं ध्वनि तीव्रता का स्तर, लेवल ऑफ साउंड इंटेंसिटी। इसको देख लेते हैं ये होता क्या है, किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता का वह मान जिसे सामान्य व्यक्ति द्वारा लगभग न सुना जा सके, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ये कहना क्या चाह रहा है, ध्वनि तीव्रता का वह मान जिसे सामान्य व्यक्ति द्वारा लगभग सुना ही न जा सके क्या कहलाती है, देहली श्रवणता कहलाती है, देहली श्रवणता कहलाती है। यह आपसे 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। इसी प्रकार ध्वनि तीव्रता का वह मान जिसे सुन पाना सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव हो जाए, देहली दुष्कर श्रवणता कहलाती है। यानी कि वह ध्वनि तीव्रता जिसे सामान्य व्यक्ति को सुनने में बहुत ज्यादा परेशानी हो, असंभव हो, सुन ही ना पा रहा हो, वो क्या कहलाती है, देहली दुष्कर श्रवणता कहलाती है। आप इन दोनों को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब आता है प्रतिध्वनि क्या होता है, क्लियर है, प्रतिध्वनि जिसको हम इको कहते हैं। तो इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये हमने यहाँ पर एक इंसान बनाया हुआ है, ये यहां से चिल्लाया और यहां से चिल्लाने पर जो इसकी वॉइस है वो एक दीवार से टकराई और उसका जो इफेक्ट होता है वो हम देख लेते हैं किस तरीके से दिखाई देता है, किस तरीके से सुनाई देता है। तो ध्वनि तरंग जब किसी मजबूत सतह से टकराती है, ध्यान से सुनिएगा, आप इसको समझ लीजिएगा, लिखकर तो आप अपनी लैंग्वेज में भी आ सकते हैं, बस आपको समझना है। ध्वनि तरंग जब किसी मजबूत सतह से टकराती हैं तो टकराकर वह वापस आ जाती हैं। क्या होती हैं, टकराकर वापस आ जाती हैं। और ध्वनि के परावर्तन के लिए दीवार, प्लाईवुड, धातु की चादर या पहाड़ी इत्यादि का होना आवश्यक है। आपने अधिकतर देखा होगा, अगर आप बंद कमरे में हैं और आप बोलते हैं तो आपको डबल तिबल अपनी ही आवाज, अपने ही वर्ड सुनाई देते हैं। वो क्या होते हैं, जो रूम की दीवार होती है उनसे टकरा करके आपको वही आवाज सुनाई देती है। जैसे कि जो ध्वनि तरंग होती है वो प्रकाश की ही भांति परावर्तन के नियमों का पालन करती है, इसलिए ध्वनि का भी परावर्तन होता है। तो यदि किसी दीवार से कुछ दूरी पर खड़ा व्यक्ति, यदि किसी दीवार से, ये एक दीवार है, इससे कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, व्यक्ति कोई तेज ध्वनि उत्पन्न करे
ये इसने तेज ध्वनि उत्पन्न की तो व्यक्ति को दो ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। पहली वह होती है जो उसने उत्पन्न की है तथा दूसरी ध्वनि वह होगी जो दीवार से परावर्तित होकर सुनाई पड़ती है। परावर्तित होकर सुनी जाने वाली ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसने तेज ध्वनि उत्पन्न की और वो ध्वनि दीवार से टकराकर उसको फिर से सुनाई दी, तो जो ध्वनि दीवार से टकराकर वापस आती है, परावर्तित होकर सुनी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। उसी को हम इको कहते हैं। क्लियर है? तो प्रतिध्वनि के लिए कुछ प्रतिबंध हैं, कंडीशंस हैं, उनको हम देख लेते हैं। वे कंडीशंस क्या हैं? तो हमारे श्रवण तंत्र बोलते हैं कान को। हमारे श्रवण तंत्र यानी कि कान पर किसी ध्वनि का प्रभाव 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड का मतलब क्या है? 1 सेकंड का 10वां भाग तक रहता है। यानी कि हमारे कान पर किसी ध्वनि का जो प्रभाव है वो 0.1 सेकंड तक ही रहता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में इसे क्या कहते हैं? परसिस्टेंस ऑफ ऑडियोबिलिटी या परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि यदि दो ध्वनियों के मध्य 0.1 सेकंड से कम समय अंतराल है, कितना है? 0.1 सेकंड। देखिएगा स्टूडेंट्स कितना कम है, ठीक है। यदि दो ध्वनियों के मध्य 0.1 सेकंड से कम समय अंतराल है तो श्रोता का मतलब यहां है जो सुनने वाला व्यक्ति है, तो श्रोता दोनों ध्वनियों के मध्य, ठीक है, दोनों ध्वनियों के मध्य भेद नहीं कर सकता। वो क्या है? दोनों ध्वनि के मध्य भेद नहीं कर सकता है। मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि और मूल ध्वनि का मतलब क्या कहा गया है? परावर्तन के बाद सुनी जाने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। ये अभी हमने पढ़ा। तो मूल ध्वनि क्या होती है? जो व्यक्ति बोलता है, और प्रतिध्वनि क्या होती है? जो परावर्तन के बाद हमको सुनाई देती है। उनके मध्य कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। क्यों 0.1 सेकंड का ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे श्रवण तंत्र यानी कि कान पर किसी ध्वनि का जो प्रभाव होता है वो 0.1 सेकंड तक ही रहता है। इसलिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि का अगर कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल है तो उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? श्रोता द्वारा ध्वनियों के मध्य भेद करना कहते हैं। तभी वो उन ध्वनियों के मध्य भेद कर सकता है। माना श्रोता तथा परावर्तन तल के मध्य जो एक श्रोता है और परावर्तन तल कौन सा है? जो दीवार थी, ठीक है। इंसान और दीवार के मध्य d दूरी है। हमने मान लिया कि जो ये व्यक्ति है और जो दीवार है इसके मध्य कितनी दूरी है? d दूरी है। क्लियर है? इस फिगर को ध्यान में रखिएगा। आप जैसे ही अब आगे यहां पर हम पढ़ते रहेंगे, आप इस फिगर को ध्यान में रखिएगा, कहां कहां क्या बताया जा रहा है। क्लियर है? तो श्रोता तथा परावर्तन तल यानी कि जो इंसान बना हुआ है और दीवार है उसके मध्य जो कितनी दूरी है? d दूरी है। तो श्रोता एक तीव्र ध्वनि उत्पन्न करता है। आप अपने माइंड में इमेजिन कीजिएगा, फिगर को ध्यान रखिएगा। श्रोता एक तीव्र ध्वनि उत्पन्न करता है, तो ध्वनि द्वारा श्रोता से दीवार तथा दीवार से पुनः श्रोता तक पहुंचने में उसे 2d दूरी तय की जाती है। ठीक है, तो ध्वनि के द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है? 2d। यानी कि जब ये यहां से ध्वनि यहां तक गई तो d दूरी तब तय की, फिर से ये आकर के फिर से इसके कानों में गई तो d दूरी इसने फिर से तय की। तो टोटल दूरी कितनी तय करनी पड़ी? 2d दूरी तय करनी पड़ी। यदि ध्वनि की चाल v हो तो कुल लगा समय कितना होगा? आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बटे समय होता है, समय को हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? समय इक्वल टू दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो यही हमने किया, समय इक्वल टू कुल तय दूरी अपॉन ध्वनि की चाल। तो कुल तय दूरी कितनी है? 2d है, तो 2d अपॉन ध्वनि की चाल कितनी है? v है, तो 2d अपॉन v हो जाएगा। अतः परावर्तक तल की दूरी जब हम निकालेंगे d तो कितने निकलेगी? जैसे t इक्वल टू 2d अपॉन v है तो d की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? v इधर चला जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो tv यानी कि vt अपॉन 2 आ जाएगा। तो d इक्वल कितना आ गया? vt अपॉन 2। अब अगर हम t की वैल्यू क्या रख दें? 0.1, और 0.1 क्या होती है? ये होती है हमारे सुनने की क्षमता। ठीक है, क्योंकि जो हमारा श्रवण तंत्र है, जो हमारा कान है, उस पर ध्वनि का असर कितनी देर तक रहता है? 0.1 सेकंड तक रहता है। तो t की वैल्यू 0.1 सेकंड अगर रखी जाए और ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो 340 या 343 के मध्य रखी जाती है। ठीक है, 340 या 343। ठीक है, जैसे कि प्रकाश की चाल
3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रखी जाती है, उसी तरीके से ध्वनि की चाल 340 से 343 मीटर पर सेकंड के मध्य रखी जाती है। तो v = 340 मीटर पर सेकंड रखने पर हमें क्या मिलता है, d = 17 मीटर हमें प्राप्त होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए कि यदि कोई व्यक्ति अपनी ही ध्वनि सुनना चाहता है तो उसके लिए श्रोता तथा परावर्तन तल के मध्य कम से कम 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए, कम से कम 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। यही प्रतिध्वनि के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। क्या है, यही प्रतिध्वनि के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। यह याद रखिएगा, 17 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा ध्वनि के बारे में, साउंड के बारे में, किस तरीके से ध्वनि का इफेक्ट हमारे श्रवण तंत्र पर पड़ता है और किस तरीके से ध्वनि को इको किया जाता है, कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, ये हमने इस वीडियो में जाना। तो आज यहां तक ही हम इसको करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं आपको बता देता हूं। अल्ट्रासोनिक प्रोडक्शन, डिटेक्शन और प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम यह उम्मीद करते हैं कि अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की जो फर्स्ट यूनिट है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, जो पॉलिटेक्निक के न्यू सिलेबस पर आधारित है, न्यू सिलेबस में यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तावित है, फर्स्ट यूनिट वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको अभी तक की जो भी वीडियो हैं वो आपने अगर देखी हैं तो आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने पहली वीडियो जो मैं अपलोड कर चुका हूं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की, वो नहीं देखी है तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करके सभी वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी सब्जेक्ट की सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके और आप उस वीडियो को इजीली वॉच कर सकें, समझ सके। तो बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने चैनल जीवन क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।